नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए आर.एस.एन. सिंह सर, अ वेरी रिस्पेक्टेड एंड सीनियर पर्सन जो लॉ एंड ऑर्डर पे अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ रखते हैं। पिछले 48 घंटे के अंदर अचानक से एक शांत एरिया जो था बड़े दिनों से, उसमें हमने वायलेंस देखना शुरू किया। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि जो ताबड़तोड़ आगजनी होने लगी, पुलिस पे पथराव होने लगे, ऑफिसेस जलाने लग गए, जेन ज़ी को पुकारने लग गए कुछ एक नेता। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, भारत को घेरने की एक अच्छी तरीके से तैयारी की जा रही है। और ये दिस इज़ नॉट अगेंस्ट जस्ट 1 और 2 पार्टीज़ और इंडिविजुअल, दिस इज़ सिंपली अगेंस्ट भारत एंड इन पर्टिकुलर मोदी। बात करते हैं सर, अ वेरी वार्म वेलकम। दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी बट पता नहीं क्यों मुझे दिस द फर्स्ट टाइम आई एम रियली फीलिंग द हीट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी कि इस बार तगड़े लेवल की तैयारी कर रखी है इन्होंने। ओवर टू यू सर। गायत्री जी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। अ, देखिए, ये जब नेपाल में हुआ और ये जब ये जेन जी एक पूरा वेस्टर्नाइज्ड जो नैरेटिव आके आया और एक थीम या नोमेनक्लेचर कहिए, तो ये तो मालूम था कि भारत में भी इसका प्रयास किया जा रहा है और इसका भी अनुमान लगाना कोई बहुत मुश्किल नहीं था कि कौन से ऐसे पॉसिबल इलाके हैं जहां पे इसको लेवरेज किया जा सकता है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उनको सबसे, अगर कोई सेंसिटिव एरिया था इस मामले में, तो वो था लद्दाख। और लद्दाख इसलिए सेंसिटिव और हो जाता है क्योंकि वो भारत का स्ट्रेटेजिकली सबसे सेंसिटिव एरिया, सबसे सेंसिटिव एरिया। एक तरफ वेस्ट वेस्ट में पाकिस्तान और ईस्ट के तरफ है चाइना, तो यहां पर तो होना ही था। और ऐसा नहीं है कि इसका प्रयास पहले नहीं किया गया है। ये शख्स जो है, जिसका ये सोनम वांगचुक, ये कब इन्वेंटर और इनोवेटर से पता नहीं ये कब पोलराइजिंग फिगर हो गया और देशद्रोही हो गया। ये ये हमारे आंखों के सामने हुआ है। और ये यूपीए रेजिम में नहीं हुआ सर, ये यूपीए रेजिम में इसका इसके इनके पिताजी जो थे, वो अब्दुल्ला कैबिनेट में कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर थे। उस समय बाप बेटे ने कभी यूनियन टेरिटरी स्टेटस की बात नहीं की, कभी सिक्स शेड्यूल का बात नहीं किया, ना अब्दुल्ला पर प्रेशर डाला, ना केंद्र पर प्रेशर डाला। तो ये अचानक क्या हो गया इसको? इस व्यक्ति को एक वेक्टर के रूप में बहुत पहले से तैयार किया जा रहा था। ये उसी कैटेगरी में आता है जैसे अरुंधति रॉय, अरुणा रॉय, हर्ष मंडर, ये आपके जितने ये मगाससी अवार्ड वो वाले हैं, और वो जो आपका पत्रकार जो है, ठीक है, रवीश, ये सब ये उसी कैटेगरी में आता है, वही वाली रूट है इसकी। जैसे जितने क्रुक्स भारत में आए हैं, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल, इन सब को मेगाससी अवार्ड देके इनको फ्रॉम इनको हु बनाया गया। यही तरीका था। और आपको तो मालूम है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है प्रूव करने के लिए कि हाउ इज द मेगाससी अवार्ड लिंक्ड टू डीआईए, सॉरी सीआईए। ये लिंकेज जो है, ये फोर्ड फाउंडेशन का, रॉकफेलर फाउंडेशन का, और ये फिर मगाससी अवार्ड का, ये डलेस जब सीआईए का हेड होता था तो उस समय यह स्थापित किया गया था। तो उसने यही रास्ता चुना, और इसको फिर आप अवार्ड देते हैं और फिर आप उसको की कम्युनिकेटर बना देते हैं।
जस्ट एज इन द केस ऑफ यूनस। यूनिस को क्या किया गया, नोबेल प्राइज बिना दे दिया गया। उसके बाद ही बिकेम अ की कम्युनिकेटर। की कम्युनिकेटर बन गया तो उसको उठा के लाके प्रजातंत्र के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए उसको गद्दी पर बिठा दिया गया। गद्दी पर क्यों बिठाया गया, आप देख ही रहे हैं। अगर मैं कहूं कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई गतिविधि हो रही है वेस्ट एशिया के अलावा, तो वो है इस रीजन में, बांग्लादेश, म्यांमार, ये वाले रीजन में। दो चीजें हैं। एक जो वहां के जो रेयर अर्थ मिनरल माइंस जो है कचिन एरिया में, उसकी होड़ में अंग्रेज भी बैठे, अमेरिकन भी बैठे हुए हैं, चाइनीज भी हैं वहां पे। और दूसरा कि चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को रोकने के लिए वहां भी अमेरिकन जो है यूनिस से कॉरिडोर मांग रहे हैं, जिससे कि अराकान आर्मी को सप्लाई किया जा सके आर्म्स को, इसीलिए उसको बिठाया गया था। और दूसरा उसका यह है कि जो भी उनकी कार्रवाई होती है इस रीजन में म्यांमार को लेके, और जो उसमें भी उसका सपोर्ट उनको मिले, इसलिए उसको बिठाया गया है। तो ये आश्चर्य की बात नहीं है कि ये यूनिस से मिला था। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि ये इस्लामाबाद गया था। क्या ब्रीद पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान सांसों के बिना मर जाए, उससे इसको क्या फर्क पड़ता है। ये क्या कंट्रीब्यूट करने गया था, क्या उनसे शेयर करने गया था, किस किस ऑब्जेक्टिव से उसको यहाँ बुलाया गया था। ऑब्जेक्टिव अगर आपको जानना है तो आप उस समय के तमाम अखबार पढ़ ले, खास करके डॉन जिसने ऑर्गेनाइज किया था। वो बिल्कुल उसमें षड्यंत्र की बू आती। सो ही गोज देयर। फिर ये कहता है कि मैं आ, चाइना की तरफ मैं मार्च करूंगा अपने लोगों को लेके। ये वो एरिया में हो रहा है जहां पे एक बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ चल रहा है। इसने उसकी परवाह नहीं की। उसको इसको इस बात की सेंसिटिविटी नहीं है कि वो एक ऐसे स्टेट में, ये सॉरी एक ऐसे एरिया में हो रहा है, जैसा कि मैंने कहा, जहां पर पाकिस्तान का भी बॉर्डर है और चाइना का भी बॉर्डर है। इसको इस बात की भी चिंता नहीं हुई कि अभी अभी वहां पे गलवान हुआ था। ये कुछ कुछ बाइकॉट चाइनीज गुड्स ये सब की आड़ में फिर ये अपना ये सब काम करता रहता है। तो ये है कि देखिए इसने जो आवाहन दिया, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जेन सी वाले जितने हैं, थोड़ा कान खोल के सुन ले। अरे तुम इंटेलेक्चुअली इतने बैंकरप्ट हो कि तुम अपना एक नारा भी नहीं बना सकते हो। हम्म। वो ये नारे हमने, जैसे मी टू कैंपेन चला था ना, वो हुआ, चला चला सब कोई, सबने मी टू मी टू मी टू, फॉर ए फोर्टनाइट वही चीज छाया रहा पूरी दुनिया में, और उसके बाद वो खत्म हो गया। तो कम से कम उससे इतना तो आप सीख लो कि भैया कुछ नहीं तो लद्दाखी हो ना, लद्दाख के रखो, अपना ही इंडिजिनस वो रखो। जैसे चिपको मूवमेंट था, एटलीस्ट इट वाज इंडिजिनस। ये जेनजी, और ये जितने भी ये जेनजी को जो भड़काने का काम जो कर रहे हैं ये लोग, दे आर ऑल क्रिमिनल्स, चाहे वो नेपाल में हो चाहे हिंदुस्तान में। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं नेपाल का, देखिए मैं बिल्कुल अपने, मेरे व्यूज जो है बहुत क्लियर है नेपाल के बारे में। और वो ये है कि मुझे बहुत खुशी हुई, और एक नेचुरल जस्टिस के रूप में मैंने देखा कि जिस रास्ते से
जिस रूट से माओवादियों ने पावर टेक ओवर किया था 18,000 लोगों को मारकर, उसी रास्ते से उनको निकाला गया वहां पे। लेकिन दुख की बात यह है कि ये जो जेन जी वाले और जो इनके उसमें कई क्रिश्चियन नेम्स भी हैं अभी उभर के आ रहे हैं उसमें, ये जेन जी जो जिन्होंने इन्होंने नेपाल ने इनका क्या बुरा कर रखा था? सरकार ने किया था ना, नेपाल ने तो नहीं किया था आपका बुरा। आपने वहां क्या सुप्रीम कोर्ट जला दिया, आपने वहां पर 1908 की बनी हुई वहां पर जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको जला दिया, एक होटल में आग लगा दी जहां पर भारतीय लोग वहां पर कितने थे। आपने जाके वहां पर ये पशुपति मंदिर को आपने वेंडलाइज करने की कोशिश की। अगर ऐसा जेन जी अगर है तो भगवान बचाए। मैंने किताब लिखी थी अनमेकिंग ऑफ नेपाल, और मैं आपको बता रहा हूं आज 2010 में मैंने क्लॉस के लिए किताब लिखी थी द अनमेकिंग ऑफ नेपाल, और उस समय वहां के डायरेक्टर थे ब्रिगेडियर गुरमीत कंवल। तो उन्होंने मुझसे कहा था यार ये कैसे आपने टाइटल रख लिया। मैंने कहा वो अनमेकिंग हो रहा है, नेपाल इज अनमेड। क्योंकि जब आप जेन जी, अभी एक जेन जी है जिसने ये सब किया, आगजनी की, ऑटोमेटिक उससे फायर किया, जो भी किया, एक प्रधानमंत्री की पत्नी को आपने जला दिया। तो ये बताइए कि फिर अगला जेनजी तैयार होने में कितना टाइम लगेगा? और ये दिस अप्लाइज टू वांगचुक ऑल्सो, एंड इफ आई वाज द होम मिनिस्टर आई वुड हैव जस्ट पुट हिम अंडर अरेस्ट। क्यों? आपने बच्चों को इस्तेमाल किया। नेपाल में क्या हुआ था कि जेन जी में मतलब 10 साल 12 साल का बच्चे बच्चियां, आप बताइए, हमारे भी बच्चे हैं। आर दीज चिल्ड्रन केपेबल ऑफ इन्फॉर्म्ड ओपिनियन? चाहे लद्दाख में हो चाहे यहां पे, आर दे केपेबल ऑफ इन्फॉर्म्ड ओपिनियन? और अगर ये केपेबल नहीं है तो आपने इनको कहा कि आप अपना स्कूल बैग लेके चले जाओ, स्कूल यूनिफॉर्म में जाओ। कल को ये जब बच्चे बड़े होंगे तो ये कैसे नागरिक बनेंगे? दे विल बी सो सिनिकल ह्यूमन बीइंग्स। इनको दुनिया में चारों तरफ बस नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी दिखेगी। यही नेपाल में हुआ। ना तो ये देश के किसी काम के होंगे, ना अपने माँ बाप के लिए किसी काम के होंगे। वही काम ये वांगचुक कर रहा है। भाई एक बात बताइए, फॉरगेट स्टेटहुड, फॉरगेट सिक्स शेड्यूल, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है। दैट इज नो एंड इन इटसेल्फ। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट हो, वो in stand alone mode it does not serve any purpose जब तक उसमें आप स्पिरिट ना इन्फ्यूज करें किसी भी अरेंजमेंट। तो वॉज द स्पिरिट मिसिंग एज फार एज लद्दाख इज कंसर्न? कैसे कैसे हम मान लें? भारत सरकार ने जब आर्टिकल 370 को जब एब्रोगेट किया तो उन्होंने सेपरेट स्टेटस दिया लद्दाख। तो आप क्या कह सकते हैं कि भारत सरकार सेंसिटिव नहीं थी? आपके एस्पिरेशंस, आपके एम्बिशंस के उसमें
बिल्कुल थी, आपको एक अलग आइडेंटिटी दी इन डेफरेंस टू योर ज्योग्राफी, इन डेफरेंस टू योर स्पेशल कल्चर, इन डेफरेंस टू योर स्पेशल नीड्स, आपको एक अलग आइडेंटिटी दी। और जब आपको पहचान, जिसने आपको पहचान दी, उसी को आप दुश्मन ये करने लगे और एक के बाद एक षड्यंत्र करने लगे। और ये सिलसिला कब से शुरू हुआ है मैडम? ये सिलसिला शुरू हुआ है 2018 से, आप देख रहे हैं। 2012 में इसको रॉकफेलर और उससे फोर्ड से कई इंटरनेशनल अवार्ड, मतलब जो अवार्ड्स बैक्ड बाय रॉकफेलर एंड फोर्ड फाउंडेशन, इसको 2-3 इंटरनेशनल अवार्ड मिले। 2018 में ये मेगासेसी अवार्ड मिला इसको। He straight away, I said, jumped into the category of Arvind Kejriwal and आपके अरुंधति रॉय, ठीक है ना। और उसके बाद से he started liberating them। ये एक्टिव हुआ है 2018 के बाद। मैंने कहा ना कि जब तक इसके पिताजी कैबिनेट मिनिस्टर थे, ये कुछ नहीं कहा। मनमोहन सरकार ने इसको एक कमेटी का हेड बनाया था, to promote to promote tourism and planning the infrastructure development of Ladakh. He never said anything. Sir, I have a question to ask. हाँ, Was he identified? क्योंकि if I'm correct, थ्री इडियट मूवी केम समवेयर अबाउट इन 2010-11 में, तो इनको पहले से ही मार्क करके ग्रूम किया जा रहा था, तैयार किया जा रहा था सही समय पे लॉन्च करने के लिए। yeah, by both China and Pakistan. By both China and Pakistan. क्योंकि उनके लिए उस समय याद कीजिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था, वो एक बहुत बड़ा ये था। तो सीपीसी। somewhere it CPEC, it coincides with that. इट कोइंसाइड्स विद दैट कि तुमको हम लॉन्च करेंगे। हमारे यहाँ क्या है ना कि वो थोड़ा ऐसे वर्ड यूज कर लो, जेनजी और वो अंग्रेजी को। ये फ्रांस में भी इसने वो 2 साल का कोर्स किया है, बाय द वे। ये फ्रांस में भी इसने पढ़ाई की हुई है। तो वहां से ये सब तैयार करके बहुत बहुत सा है। वो मणिपुर की जो लड़की थी, याद है ना आपको? कई ऐसे लोगों को तैयार किया जाता है, ये एक्टिविस्ट। एक बात बताइए मैडम, कोई भी जो साइंटिस्ट टाइप का जो व्यक्ति हो, एक उसकी अपनी एक अलग पर्सनैलिटी होती है। हिज पर्सनैलिटी टेल्स यू दैट ही इज टोटली एब्सॉर्ब्ड इन हिज प्रोफेशन। जो आपका प्रोफेशन है ना, इट रब्स ऑन योर पर्सनैलिटी। अगर मैंने तो देखा है, मैं अक्रॉस द वर्ल्ड जो मैंने ऑफिशियल कैपेसिटी मैंने डिप्लोमेट्स से मिले, तो मुझे सारे डिप्लोमेट्स की कुछ क्वालिटीज बिल्कुल कॉमन लगती है। उनकी जो शब्दावली है, उनका जो बिहेवियर जो है, उनका तरीका जो है, वो अक्रॉस आई हैव सीन। उसी तरह से डॉक्टर्स का है, उसी तरह से फौजियों का है। लेकिन ये आदमी ये अ, एक इन्वेंटर, इनोवेटर को अपने आप को दिखाता था। और ये सब भी झूठी है, इसके इतने पेटेंट्स है और ये इत्यादि बातें सारी झूठी हैं। इसने आइस स्तूप बनाया, नाउ एवरीबॉडी इज अब्यूजिंग हिम। कि इतना प्लास्टिक से वहां पर इस आइस स्तूप के नाम पर उसने इतना लद्दाख को बर्बाद कर दिया है वहां के इकोलॉजी तो। देन ही व्हाट ही डज, ये कहां चुनता है ये 2023 में 26 जनवरी 2023 ये फास्ट टू डेथ कहां? खरदुंगला के ऊपर में। डू यू नो हाउ इंपॉर्टेंट, हाउ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इज खरदुंगला पास फॉर अस?
हमारे जितने जो मूवमेंट होती है लद्दाख और उस रीजन में, मतलब सियाचिन रीजन के उसमें, लेह से और उस पर, इट इज ऑल टू खरदुंगला पास। वहां पर फिर इसको सरकार वहां से उठाई। डू यू थिंक इट इज इंसिडेंटल? फिर उसके बाद मार्च 2000 अगेन फास्ट अर्न टू डेथ। जब ये हुआ, जब सितंबर 2024 में जब ये लद्दाख से दिल्ली आ रहा था, एवरीबॉडी वाज अप्रीहेंसिव कि यहां पर आके क्या करेगा ये। कुछ ऐसा तमाशा करता कि पूरी दुनिया में, मतलब ये उसका असर पड़ता। थैंक गॉड दिल्ली पुलिस अरेस्टेड हिम एंड देन ये इसका जो बाहर से जो डिक्टाट था, या जो योजना थी, वो विफल हो गई। सो ही हैज बीन एट इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये इसने न कभी पहले कभी चाइनीज एग्रेशन की बात की, कांग्रेस रिजीम। अभी भी देखो, इन्होंने टारगेट किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस लद्दाख में, बीजेपी का ऑफिस को टारगेट किया है। सो व्हाट आई मैं यही कहूंगा कि ये आदमी एक बहुत बड़ा ये बहरूपिया है ये। और शर्म नहीं आती इसको बोल रहा है यंग लोग हैं, जेंजी है, तो तू बुढ़ा क्या कर रहा है? तेरी क्या जरूरत है? इन्हें तो गाइड करना चाहिए, बच्चों को सद्बुद्धि देनी चाहिए। हैं? तू 60 साल का बुढ़ा, हैं? तू क्या कर रहा है वहां पे? जहां तक स्टेटहुड और सिक्स शेड्यूल का ये है, देखिए ऐसा है कि जो भी पॉलिटिकल अरेंजमेंट होगा, इट हैज टू बी इन डेफरेंस टू इंडियाज स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव्स। कोई ऐसा पॉलिटिकल अरेंजमेंट ना हो कि जिससे कि पूरा भारत असुरक्षित हो जाए। हमने समझा, और सही समझा, कि आर्टिकल 370 के कारण भारत असुरक्षित है। इसलिए भारत को सुरक्षित रखने के लिए हमने लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाया। इसलिए बनाया कि जो कश्मीर वैली हैवी जो डेमोग्राफी है, वो पूरे जेन के जिसमें लद्दाख उस समय इंक्लूडेड था, उस पर हावी हो रही थी। Slowly and gradually demographic changes were taking place during Article 370. Muslims were being encouraged to settle in the Ladakh. तो 370 का जाना बहुत जरूरी था, और इसलिए लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बनाना बहुत जरूरी था। तो ये इसको क्लियर करना होगा। हमारे हुक्मरान है, द डिस्पेंसेशन, इट शुड मेक इट वेरी क्लियर कि इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। और मैं वहां पे रहा हूं, मैंने अपनी सेवाएं दी हैं। हर फौजी कम से कम लद्दाख में तो रहता ही है। ये मैं आपको वहां बता दूं कि वहां के सिंपल लोग को, स्पेशली जो वहां पे बुद्धिस्ट जो है, उसको उसको ये आदमी ने पूरी तरह से सबवर्ट कर दिया है, वहां के यंगर जनरेशन को। आप आग लगा रहे हो लद्दाख में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए बनाई गई है, और भारत के लोग आप आपसे कितना प्रेम करते हैं। अगर प्रेम नहीं करते होते तो आप
जो भी आप आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां देखते हो, वहां पर हमारे यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आज भी केवल फौज के कारण, अपार्ट टूरिज्म, केवल फौज के उस उपस्थिति से वहां पर देयर आर सो मेनी इकोनॉमिक एंड सोशल स्पिन ऑफ्स। I can recount them, but that's not my purpose. तो ये जो आप ये विदेशी महिला के कहने पे और विदेशी ताकतों, भारत में विदेशी महिला के कहने पर और विदेशी ताकतों के प्रोत्साहन से आप जो ये कर रहे हो, इसकी आपको इजाजत नहीं दी जा सकती है। और ये जेन जी वगैरह ना, ये सब अपने पास रखना। एयरटेल से बोल रही हूँ, आपको सूचित करना चाहती हूँ कि आपके एयरटेल मोबाइल कनेक्शन पर 559 रुपए का हाँ, जी जी। सर कुछ सॉरी पीछे से कुछ चल गया था आई थिंक उसमें। जी सॉरी सर। तो और इसमें कोई शक की बात नहीं है। जस्ट इमेजिन, ये भारत में तुम मतलब एक भारत जैसे महान देश में तुम नेपाल और बांग्लादेश का हवाला दे रहे हो बच्चों को। लद्दाख के बच्चों को आप इसका हवाला दे रहे हो। अभी मुझे किसी ने कहा था कि भाई ये जो लद्दाख के बच्चे हैं इनका थोड़ा के बिहाफ पे काम कर रहे हैं या ये चाइना के बिहाफ पे काम कर रहे हैं आज की डेट में? No, I think he was being funded by both चाइना एंड पाकिस्तान। वो बहुत क्लियर हो गया जब वहां पर इसको बुलाया गया। और लेफ्टिस्ट एलिमेंट्स तो यूरोप में तो बहुत ज्यादा है ना। पूरा माओवाद जो है अभी, जो यहाँ पर जो चलाया जा रहा था, जो चलाया जा रहा है माओवाद, अब थोड़ी इनकी मतलब दे आर ऑन द डिक्लाइन एट द मोमेंट। ये पूरा यूरोप फंडेड था। नेपाल में मैंने देखा, फिनलैंड, नॉर्वे, ये सब कंट्रीज का बहुत बड़ा हाथ था। दूसरा, ये आदमी आप देखो, ही चूजेस हिंदू। आपको तो मालूम है हिंदू का बायस किस तरफ है। लेफ्टिस्ट बायस इज वेल नोन। उसमें ये रिलीजन के खिलाफ ये अखबार लिखता है। फिर ये आदमी का ये देखो, यू नो व्हाट ही सेज कि ठीक है हमको यूनियन टेरिटरी स्टेटस तो दे दिया। इट इज लाइक रेस्क्यूइंग सीता। सीता माता भी नहीं बोला इसने। इट इज लाइक रेस्क्यूइंग सीता फ्रॉम द क्लचेस ऑफ रावण एंड देन सेलिंग हर इन द ओपन मार्केट। ये है इस आदमी। What? Yes, he has said so. Is this an analogy which is supposed to be given by an educated man? कम्युनिस्ट सर, कम्युनिस्ट टू द कोर, बिकॉज ये भाषा का और प्रयोग इतना बड़ा ये झूठा है। This man was born with a privileged background, let me tell you. ये नेपो किड है बाय द वे। और ये कहता है कि मैं भाग गया, मैं 9 साल की उम्र में सेंट्रल स्कूल में आके दिल्ली में पढ़ा। अभी तो कुछ तो कृतज्ञता दिखाएगा। तेरे को हिंदुस्तान ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और आज तुम नेपाल और बांग्लादेश का हवाला दे रहे हो। तुम सरकार से मतलब एक इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हो
जिसका वो प्रीमियम ही केवल 18 करोड़ रुपया था। बोलो कहां से इसको पैसा इसने दिया नहीं, वो दूसरी बात है, लेकिन इसने प्लानिंग तो कर रखी थी ना, योजना तो थी ना। वेयर डज ही गेट दिस मनी फ्रॉम? तो ये कुछ नहीं है, वो जो आपका एरॉन शर्मिला और ये सभी है, ये सब इसी टाइप के ये लोग हैं। सो वन थिंग गायत्री जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि ना ये जेन जीवी, ये जितने ये पश्चिमी जो टर्मिनोलॉजी है और तरीके हैं, उससे थोड़ा थोड़ा लोग उससे सचेत रहें। और अगर जरूरत पड़े तो हम लद्दाख को नेपाल नहीं बनने देंगे। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। सर लद्दाख तो नेपाल बन ही नहीं सकता है वहाँ पे। नहीं हाँ, नहीं, इनको एक बात, अभी सुबह एक एडवाइजरी आई है सर, जो मैंने आपके साथ भी शेयर की थी। द होम मिनिस्ट्री हैज ऑलरेडी जंप्ड इनटू एक्शन। जी। नहीं नहीं, दिस मैच, इसको इसको अंदर डालो। इसको इसमें और यासीन मलिक में क्या फर्क है? क्या फर्क है? अल्टीमेटली तो मैनिफेस्टेशन वही हो रहा है ना। मैनिफेस्टेशन इज हिंसा और आगजनी। आई डोंट सी ए डिफरेंस बिटवीन हिम एंड, ये एक तरह का टेररिस्ट है। आग लगवा के बड़ा आसान है कह देना कि नहीं 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 नहीं, नहीं लोगों का गुस्सा तो इधर भी है ना। तुमको अगर गुस्सा है तो मेरे को भी तुम्हारी तरफ गुस्सा है, बोलो क्या करें? तुमको गुस्सा है कि तुम्हारा देशद्रोही एजेंडा को कोई चेक कर रहा है, और मेरा गुस्सा है कि तुम्हारे जैसे देशद्रोही के साथ कैसे सरकार डील क्यों नहीं कर रही है। तो गुस्सा तो इधर भी है। ये एंगर प्रोटेस्ट, ये ना इसको ज्यादा इसको स्ट्रेच ना करके देखें लोग इसको। गुस्सा, गुस्से पर किसी का मोनोपोली नहीं है मैडम। गुस्सा तो इधर भी है। नहीं सर, हमें हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें सीधे तुड़ाई करनी चाहिए। सर दिक्कत क्या है ना, एकदम सॉफ्ट अप्रोच लेके कुछ लोगों को समझ नहीं आता है। जब तक उनको अच्छे से समझाया नहीं जाता है, एक टर्म इस्तेमाल की जाती है और वो पुलिस वाले ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर ऐसा ही होता तो रावण नहीं होता, ऐसे ही होता तो और हिरण्यकश्यप। जस्ट इमेजिन, इनका सारा एनवायरनमेंट और वो इस एनवायरनमेंट के प्रति सेंसिटिविटी, स्टेटहुड के प्रति सेंसिटिविटी क्या कर दे, ऐसा अरेंजमेंट कर दे। तुम ये जानते हो ये क्या चाहते हैं? कि ऐसा मतलब पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट हो कि इनका इन पर बोलबाला हो जाए कि फौज यहां नहीं डिप्लॉय हो सकती, हम ये एरिया नहीं देंगे डिप्लॉयमेंट के लिए, हम चुशूल में फौजी नहीं होंगे यहाँ पर। दिस इज व्हाट दे वांट, एंड जो इनके जो बेनिफेक्टर्स जो है वो यही चाहते हैं। उन्होंने मिलके इसको इधर खड़ा किया है। तुम फास्ट एंड टू डेथ कर रहे हो ना, तो तुम वायलेंस, जो अभी आगजनी हुई है और ये हुई है और तुमने जो बच्चों को बर्बाद किया है, उसके लिए करो ना अभी फास्ट एंड टू डेथ। एंड आई अर्ज यू टू फॉलो इट राइट अप टिल डेथ, के तुम धरती का बोझ हल्का हो जाएगा। ये ये वही मैदा पाटकर वैरायटी है। जल समाधि ले ली, अभी वो जल अभी तक इंतजार कर ही रहा है। फास्ट एंड टू डेथ इनका हो रहा है कभी, मतलब, एंड अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बैठा रहता है। जिसको फास्ट एंड टू डेथ करेगा उसको तो वैराग्य हो जाएगा ना।
दुनिया से। तुम्हारा फास्ट टू डेथ था, तो इसका मतलब जिसको तुम जेन जी वाले बोल रहे हो, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट यू, और यू वांट टू परपेट्रेट वायलेंस इन द नेम ऑफ फास्ट एंड टू डेथ। एक तो तुम में को भूख लगी, तो तुम कुछ खा नहीं रहे हो, एनर्जी की कमी है, उस पर से तुम प्रोवोकेटिव स्लोगन्स बना रहे हो। कैसा तुम क्रिमिनल आदमी है यार। सर वो सिंपैथी लेनी है फास्ट रख के और फिर उसका गुस्सा कन्वर्ट करना है, विक्टिम होके हाँ हाँ, टू फाइट मोड वाले स्टाइल में। ये अच्छा तरीका है सर। बिल्कुल। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता। आई थॉट आई जस्ट वांटेड टू कन्वे दिस। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये ना, ये जेन जी वाला अपना जो शहजादा जो है, वो हर तरह से कोशिश करेगा। एंड ऐसा एरिया देखिए, भारत के अंदर में तो ट्रैक्शन नहीं मिलेगा इसको, बट यू नो दोज एरिया, लद्दाख जो कि यू नो स्पार्सली पॉपुलेटेड है, ये है, वहां पर क्या है कि दे वहां पर इनको ज्यादा लिवरेज मिलता है इन सब चीजों को, और ये वही कोशिश कर रहा है। बट इट्स वेरी डेंजरस, गिवन दैट यू नो देर आर टू, आई मीन, दो हमारे दुश्मन, चाइना और पाकिस्तान, दोनों इस यू नो दोनों के साथ इसके बॉर्डर है। यू कांट अफोर्ड दिस एंटी नेशनल or enemy agent, more than anti-national, enemy agent like this Wong Chuk fellow. जी सर। सर इस चाइना यहाँ पर चाइना तो अभी बहुत दोस्ती का एक की भाषा बोल रहा है, भारत के फेवर में बहुत कुछ बोल रहा है। हाँ, वो अलग बात है, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ इस वक़्त ट्रंप के गले मिल रहे हैं, ट्रंप के साथ मीटिंग्स हो रही हैं। और बहुत बहुत कोइंसिडेंस वाली बात नहीं है कि आसिम मुनीर इज़ सॉरी शहबाज शरीफ इज़ इन यूएस एंड एट दैट वेरी सेम टाइम सब पता नहीं, मुझे जियोपॉलिटिक्स में कोइंसिडेंसेस नहीं समझ में आते हैं। हो सकता है हो भी, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होते भी हैं। और उसी टाइम पे लद्दाख में ये सारी सिचुएशन शुरू हो जाती है। डू यू सी सम काइंड ऑफ कनेक्शन और लिंकेजेस? देखिए जियो, जहां तक आपका सवाल है कि is he being leveraged by China at some point of time? Yes, maybe now also nobody abandons leverages just like that. But you are also right that बहुत टेक्टोनिक जियो पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, और एक सबसे बड़ा टेक्टोनिक चेंज ये हो रहा है कि द चाइना इज अराउंड पाकिस्तान। ये मैं आपको बता रहा हूँ। द स्टोरी ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज ओवर। ऑपरेशन सिंदूर से रुकवाया गया पाकिस्तान को, मुनीर को फिर जमीन पे लाया गया, उसको जमीन पे लाने के बाद उसे दो तीन कंसेशंस, बड़े बड़े कंसेशंस दिए गए, ईरान को लेके, क्रिटिकल मिनरल्स को लेके, और उसके बाद से उसको फिर सऊदी से करवाया गया, ऑल अंडर द ऑल अंडर द overarching influence of United States of America. So consequently, what has happened is that they have jettisoned themselves from China. हालांकि वो अपने आप को बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इट इज नॉट लॉस्ट आउट टू द चाइनीज लीडरशिप। अमेरिकन का ये मानना था कि हमने जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का जो मैरीटाइम पार्ट था, उस पर ज्यादा हमने ध्यान दिया। We neglected the land part of it.
तो अब उसको वो लैंड पार्ट ऑफ मीन्स जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसको हमने निगलेक्ट किया. सो दे आर नाउ ट्राइंग टू अनडू दैट. उसी तरह से म्यांमार में भी वो वही हो रहा है. तो बेसिकली ये है कि ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव एक तरह से ये खत्म करने पर तुले हुए हैं और वही जियो पॉलिटिक्स यहाँ पे चल रहा है. तो ऑब्वियसली जब ऐसा कोई चीज होता है तो यू कैन इमेजिन कि चाइनीज कितने पीव्ड होंगे जब वो कितना बड़ा सेटबैक लगा. तो सेटबैक लगा है तो एक सरकमस्टांस अपने आप उभर के आता है जहां पे the geopolitical, the sheer force of circumstances may bring some kind of a rapprochement between China and India. ये जी. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. सर आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, ये अभी look at the timing of this entire protest. आपने तो कहा ही कि अब वहां पे यूएन में ये सब हो रहा है, वो भी टाइमिंग. This happens. This is happening in the wake of Operation Sindoor. आप देखिए ना, पूरा जो हमारा डिप्लोमेटिक जो फोकस जो है वो पाकिस्तान से शिफ्ट करके लद्दाख पे लाने की कोशिश. दैट इज हाउ इज हेल्पिंग द पाकिस्तान. इस आदमी को शर्म होनी चाहिए कि जहां से टेररिज्म इतना ये हो रहा है, जहां उस कंट्री में तुम जा रहे हो, ब्रीद पाकिस्तान. और जिसके साथ अभी इतना फियरस एंगेजमेंट हुआ है, इवन दैट लद्दाख फ्रंट वाज एक्टिवेटेड. इनफैक्ट हमने पूरा जो फाइन ट्यून किया अपना एडी रिस्पॉन्स, दैट वाज फाइन ट्यून्ड इन लद्दाख. उस एरिया को ये डिस्टेबलाइज करने का कोशिश कर रहा है. And he doesn't realize one thing, that if Indian army was not there, तुम अभी बीजिंग के अधीन होते तुम. और जब इंडियन आर्मी को ये है तो बाय इंडियन आर्मी आई इम्प्लाई द इंडियन गवर्नमेंट. कोई भी सरकार. उसी के साये में आप ये जितना ये सब कर रहे हो ना, ये जेन जी अगर इंडियन सिस्टम का प्रोटेक्शन नहीं होता, अगर भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सवाल नहीं होता, तो तुम इतने ये सब ये ड्रामे कर भी नहीं रहे हो. तो अपनी बात में ही समाप्त करता हूं नागरिक. जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. और हमें फॉलो करिए सभी ट्विटर हैंडल्स पे, सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे, क्योंकि सारी न्यूज यहाँ दे पाना नामुमकिन है. सो आप हमें फॉलो कर सकते हैं @alternate media x एंड गायत्री TM टेलीग्राम चैनल पे. जी, कुछ तो एक ये भी इनपुट है जो कि मैं कंफर्म नहीं कर पाया हूं, बट एक दो सोर्स कहते हैं कि 2012 में कोई अमेरिकन टूरिस्ट आई थी, उससे शादी भी कर लिया था. सर वो बात फैक्ट है, वो फिर क्योंकि बाद में मैंने कवर किया है वो शो, वो खुद मैंने किया है वो जी. शो सर. He got married to a lady अच्छा. who was a leftist ideology. शादी हुई है एंड शी इज कनेक्टेड टू द अदृश्य राज, क्योंकि उनके जो हमने तार उस वक्त वीडियो में निकाले थे वो अदृश्य राज से कनेक्टेड है. और उसके बाद में दोनों का डिवोर्स हुआ है. She was an American lady, some lecturer or some professor. Again, somebody who would just vomit hate against India and Indians.
वो उस महिला से इन्होंने शादी की है। इट्स देयर ऑल ओवर द सोशल मीडिया। उनके साथ इनका डिवोर्स हो गया वो अलग बात है, बट उन्होंने इनको काफी हद तक एंट्री दिलाई। वो जो मैग्सेसे अवार्ड की एंट्री है और जो बाकी का है, वो उन मैडम की देन थी सर एक्चुअली। इनकी तो जो देखिए पत्नी कितना कितना पहुंचा हुआ कलाकार है ये, हाँ? सर बिल्कुल, वो शादी के बाद से ही इनका बहुत टर्न अराउंड हुआ है। बहुत सारी चीजें जैसे इंटरनेशनल फोरम्स में पहुंचना, इंटरनेशनल मीडिया में, या अवार्ड्स हैं। शी गॉट हिम डन लॉट ऑफ स्टफ। वो अलग बात है, शादी इन लोगों की टिकी नहीं बाद में। बट ही डेफिनेटली बिकेम अ pawn in the bigger game for them. मेरी अपनी खबर है कि ये जब ये गया था ये इस्लामाबाद, इसकी एक बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग हुई थी आईएसआई के साथ। बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग हुई थी। And some Chinese also were present in that meeting that time. उसके बाद ये पुणे आया था। पुणे में वहां एक चिपको मूवमेंट, वहां भी अपना मतलब अपना योगदान देने वहां भी आए थे। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।